बहुत समय पहले रामपुर नामक गांव में राखी और उसकी मम्मी सुमन तथा पिता लखन एक साथ हंसी खुशी से रहते थे। राखी के पिताजी लखन शहर में एक अध्यापक की नौकरी किया करते थे, इसलिए वे कभी कभार ही गांव घूमने आया करते थे। राखी की माँ सुमन ने ही राखी को पाल पोस कर बड़ा किया था कि तभी एक बार अचानक बीमार पड़ने की वजह से सुमन को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, परंतु अस्पताल वाले भी सुमन की जान नहीं बचा पाते और इस तरह राखी के सर से बचपन में ही उसकी माँ का साया चला जाता है और वह अनाथ हो जाती है। कुछ दिन राखी के पिताजी लखन जैसे तैसे राखी का पालन पोषण करते हैं, परंतु शहर का काम करने की वजह से उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, जिस कारण लखन अपनी पहली पत्नी सुमन की बहन काव्या से दूसरा विवाह कर लेते हैं। काव्या शुरू में तो राखी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती है और उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। लखन भी यह देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी मौसी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। कुछ सालों बाद काव्या को भी एक बच्चा हो जाता है। लखन और काव्या मिलकर उस बच्चे का नाम पूजा रखते हैं। पूजा बचपन से ही सांवली और छोटे बालों वाली लड़की थी। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, काव्या उन दोनों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देती है। काव्या के भेदभाव की वजह से राखी, जो घर में बड़ी थी, वह घर पर रहकर ही काम देखा करती थी। वहीं पूजा, जो काव्या की सगी बेटी थी, स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। राखी और पूजा दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और दोनों की कभी एक दूसरे से नहीं बनती थी, क्योंकि राखी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सुनहरे बालों वाली लड़की थी, जबकि पूजा के सांवले रंग पर छोटे छोटे बालों की वजह से वह कम खूबसूरत थी। काव्या भी अंदर ही अंदर राखी की खूबसूरती से जलती थी, पर अपनी बेटी को और ज्यादा खूबसूरत करने के लिए उसे महंगे महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट दिया करती थी। इसी तरह एक दिन लखन शहर से घर आता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी लखन बोलता है, काव्या, मैंने अपनी बिटिया राखी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता देखा। लड़के वाले शहर के सबसे अमीर खानदान से हैं और उन्हें अपनी इकलौते बेटे रोहन के लिए एक सुंदर और काबिल बहू चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। राखी के पिताजी, हमारी बिटिया की शादी एक अच्छे घर में हो जाए और भला हमें क्या चाहिए। काव्या लखन के सामने तो कुछ अच्छी बातें करती है, परंतु मन ही मन वो यह रिश्ता नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वह राखी से नफरत करती थी और उसे किसी हालत में एक अच्छे घर में नहीं दिखना चाहती थी। सुनो काव्या, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी राखी को अच्छे से तैयार कर दो, ताकि हमारी बेटी राजकुमारी से कम न लगे और लड़के वाले उसे एक ही नजर में पसंद कर ले। आप चिंता मत कीजिए, काव्या की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगली सुबह जब लड़के वाले आने वाले थे तो काव्या राखी की शादी तोड़ने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और वो बाबा से कहती है, हे चमत्कारी बाबा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आपने कई लोगों के रिश्ते छुड़वाए हैं और आपके पास सभी समस्याओं का हल होता है। बाबा, मेरी एक सौतेली बेटी है जिसका रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसका रिश्ता इतने अच्छे घर में हो जाए और मेरी छोटी बेटी हमेशा के लिए गरीब रह जाए। कृपया यह रिश्ता टूटने का कोई उपाय बताइए। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, ये लो, यह जादुई फेस क्रीम ले जाओ। इससे जब भी तुम अपनी सौतेली बेटी के चेहरे पर लगाओगी तो वह कुछ पलों बाद दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाएगी और इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। काव्या बाबा की वह जादुई फेस क्रीम अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो जब राखी के कमरे में जाती है तो कहती है, काव्या मेरी प्यारी बेटी, आज तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अब तेरी शादी होने वाली है, घर के सभी काम मैं कर लिया करूँगी। मैं तेरा सुंदर सा मेकअप कर देती हूँ, जिससे तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगे और तेरा रिश्ता उस अमीर घराने में पक्का हो जाए। राखी अपनी माँ का यह व्यवहार देखकर बहुत खुश होती है और मेकअप करवाने बैठ जाती है। काव्या भी खुशी खुशी उसका मेकअप करती है। शुरू में तो वह जादुई फेस क्रीम अपना असर नहीं दिखाती और राखी राजकुमारी की तरह दिख रही होती है। अच्छा काव्या बेटा, तो मैं चलती हूँ, तुम यहीं बैठकर अपना ध्यान रखो, मैं कुछ काम करके आती हूँ घर के। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में लड़के वाले राखी के घर पहुँच जाते हैं।
काव्या किचन में सभी के लिए चाय बना रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है कि अब तक तो उस जादुई फेस क्रीम ने अपना असर दिखा दिया होगा। काव्या सभी मेहमानों को चाय देने के बाद जब राखी के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि राखी तो वहां बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही है। क्या हुआ राखी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? काव्या जब राखी को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो एकदम काली और बदसूरत हो गई थी। देखिए ना माँ, यह मेरे चेहरे को क्या हो गया और मैं कैसे दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं यह काला मुंह लेकर कैसे बाहर जाऊँ। इस तरह राखी अपनी माँ के सामने जोर जोर से रोने लगती है। काव्या बाहर से तो उदास होने की एक्टिंग करती है, परंतु अंदर ही अंदर वो खुश हो रही होती है कि अब यह राखी की बच्ची गरीब रहेगी और मैं उससे घर का सारा काम करवाया करूंगी। रुको राखी, अभी मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाकर लाती हूँ। काव्या राखी के पिताजी को उसके कमरे में बुलाती है। लखन भी अपनी बेटी को इस तरह देखकर हैरान रह जाता है। यह क्या हुआ बेटी? मेरी बेटी तो एक राजकुमारी की तरह दिखती थी और आज उसका यह खिलता हुआ चेहरा इतना मुरझा कैसे गया? पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ, परंतु अब मुझे लड़के वालों के सामने अपना यह काला मुंह लेकर नहीं जाना। कृपया उन्हें वापस जाने को बोल दीजिए। लखन अपनी बेटी राखी का कहना मानकर लड़के वालों को वापस घर भेज देता है और उसकी शादी का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। राखी को इस बात का बहुत दुख था कि अब वह इतनी काली और बदसूरत हो गई है। माँ, ये मुझे क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? आप ही तो कहती थी ना कि जो लोगों की मदद करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं, भगवान उसका कभी बुरा नहीं करते। तो यूँ मेरा इतना काला रंग करके भगवान ने मुझे ये सजा क्यों दी? अब मैं इस काले रंग के साथ और नहीं जी सकती। यहाँ लोग मुझे उल्टे सीधे नामों से बुलाकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि सौतेली माँ काव्या और पूजा भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, कृपया मुझे अपने पास बुला लीजिए, अब मैं और इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। इस तरह राखी अपनी माँ से बहुत सारी बातें करती है और रोने लगती है। अपनी बेटी राखी को इस तरह रोता देख वहाँ उसकी माँ प्रकट हो जाती है। बेटा, तुम्हें इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। यह सब तुम्हारी सौतीली माँ काव्या का ही किया हुआ है। वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में हो, इसलिए वह एक मायावी बाबा से एक जादुई फेस क्रीम लेकर आई थी, जिससे तुम्हारा रंग रूप काला हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। यह लो, यह एक जादुई सोने की फ्रॉक है। इस सोने की फ्रॉक को पहनते ही तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। जब कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, तुम मेरे इस जादुई सोने की फ्रॉक से मांग लेना। यह पल भर में ही तुम्हें सारी चीजें दे देगी। इतना कहकर राखी की सगी माँ सुमन वहाँ से गायब हो जाती है। राखी भी बिना देरी किए वह जादुई सोने की फ्रॉक पहन लेती है। सोने की फ्रॉक पहनते ही वह दुनिया की सबसे खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की बन जाती है। राखी अपने लंबे सुनहरे बाल और खूबसूरत चेहरा लेकर बाहर घूमने निकल जाती है। गांव के लोग उसे इतना खूबसूरत देखकर हैरान रह जाते हैं और जो कोई भी लड़का उसे पहली नजर में देख लेता, बस देखता ही रहता। राखी भी अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश होती। बाहर गांव में घूमने के बाद जब राखी घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली माँ और पूजा उसे इतना सुंदर देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ओ महारानी, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरे यह बाल इतने लंबे सुनहरे कैसे हो गए? ये सब तो मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जो मेरे नेक कर्म और लोगों की मदद करने की वजह से मिला है। आपने तो उस जादुई फेस क्रीम से मेरा पूरा चेहरा ही खराब कर दिया था, परंतु भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। और देखो, आज मैं पूजा से कितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ। काव्या जब देखती है कि राखी को सच्चाई का पता चल गया है, परंतु फिर भी उसने लखन से उसकी शिकायत नहीं की, तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह राखी से माफी मांगने लगती है। क्योंकि राखी के संस्कार बड़ों को माफ करने वाले थे, इसलिए वह अपनी सौतेली माँ को भी माफ कर देती है और इस तरह राखी पूजा और काव्या के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। कुछ दिनों बाद राखी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। लड़के वाले राखी को देखते ही पसंद कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद राखी के गांव के सबसे अमीर सेठ मूलचंद की बेटे से शादी हो जाती है। लखन और काव्या भी अपनी बेटी के हाथ पीले होते देख खुशी से रोने लग जाते हैं। तो
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।